तो देखिए पहला जो पैराग्राफ था यहाँ हम लोगों ने बताया था कि जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसको हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, हाँ, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है मूव कर रहा है, ठीक है। और ये आपको कहाँ दिखने को मिलता है? अमीबा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मूवमेंट जब होगा तो उसमें बहुत सारे दूसरे ऑर्गन या ऑर्गेनल्स जो भी आप बोल सकते हो वो सब फंक्शन करते हैं, जैसे सीलिया का फ्लैजेला, टेंटेकल्स आप देखे होंगे, हाँ, ये मूव करता है। जैसे कॉकरोच को ही आप सिंपली देखिए वो कैसे मूव कर रहा है, टेंटेकल्स भी मूव करता है वो। ह्यूमन बींग्स की बात आती है तो हम लोग लिम्स का इस्तेमाल करते हैं, जबड़ा हिलाते हैं, आईलेट्स हमारा मूव करता है, टंग हमारा मूव करता है। कहने का मतलब है ये सब सारी चीजें जो हैं ये मूवमेंट डिनोट कर रहे हैं। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसा होता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, तो सच वॉलंटरी मूवमेंट्स व्हिच रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन में वैसे मूवमेंट्स हैं जिसके कारण ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है, ठीक है। जैसे कि आप वॉक करके आप जा सकते हो, रन कर सकते हो, क्लाइंब कर सकते हो, फ्लाई कर सकते हो, कहने का मतलब स्विम कर सकते हो, मतलब आप अपना कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज कर रहे हैं विद टाइम, ठीक है। सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या है, जो सीलिया होता है वो मूवमेंट ऑफ फूड में भी मदद करता है, मतलब फूड को लाता है वो, ठीक है। और दूसरा वो लोकोमोशन में भी मदद करता है, तो एक ही स्ट्रक्चर दोनों काम करता है, ठीक है। उसी तरह हाइड्रा में देखिए, हाइड्रा में जो टेंटेकल्स है वो प्रे को कैप्चर करने में यूज होता है, उसके साथ साथ वो उसके मूवमेंट लोकोमोशन में भी मददगार साबित होता है। तो कहने का मतलब जैसे हमारा लिम्स क्या एक ही जगह हम हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्लस लिम्स की मदद से हम लोकोमोशन में भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स के पास स्ट्रक्चर्स होंगे, उसका वो मल्टीफेरियस फंक्शंस हो सकता है, ठीक है। एंड वन ऑफ दोज फंक्शन कुड बी लोकोमोशन। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया हुआ है जिसको समझना है, मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को मूवमेंट में स्टडी कर रहे हैं, लोकोमोशन स्टडी कर रहे हैं, तो वो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब लोकोमोशन में क्या हो रहा है, हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, बट वो भी तो एक मूवमेंट है। कहने का मतलब ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। व्हाई? क्यों? हम एक जगह में योगा का मूवमेंट कर सकते हैं, एक ही जगह खड़ा होके, तो हमारा मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे हम मूव तो नहीं कर रहे हैं, विथ टाइम कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो मूवमेंट है, बॉडीली मूवमेंट है, बट विथ पोजीशन मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑल लोकोमोशंस आर डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। अब कहने का मतलब है जब आप लोकोमोशन को स्टडी करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो आप देखते हो कि वो किस कारण से लोकोमोशन शो करेगा, ठीक है। तो आपको वहां उसके हैबिटेट को स्टडी करना पड़ेगा, जहां वो रहता है, खाता है, पीता है, ठीक है। सिचुएशन का डिमांड कैसा है, ठीक है। क्योंकि जो लोकोमोशन होगा वो किन कारणों से होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म मूव करेगा आइदर इन सर्च ऑफ फूड, या फिर शेल्टर के लिए, या फिर प्रोस्पेक्टिव मेट को फाइंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या ब्रीडिंग ग्राउंड उसको फेवरेबल होना चाहिए, या तो फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होना चाहिए तब हो जाएगा, या तो फिर अपने एनिमीज या प्रीडेटर जो उसको खा कर खत्म कर देंगे उनसे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा। तो इतने सारे फंक्शंस हैं आपके, एंड दैट्स व्हाई लोकोमोशन बिकम्स एसेंशियल इन लिविंग वर्ल्ड। अब आती है दूसरी पॉइंट जो आती है वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। तो जो हमारे सेल्स हैं उनमें तीन तरह के मूवमेंट्स स्टडी किया गया है। पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा होता है सीलियरी, और तीसरा होता है मस्क्यूलर, ठीक है। जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में इम्प्लिकेटेड है। उसी तरह ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। So these kind of cells they exhibit what we call is amoeboid movement। तो आप अमीबा का शेप देखे होंगे, इस टाइप से हैप्पॉज़र्ड रहता है,
ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो है, ये सब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है। ये स्यूडोपोडिया की मदद से, एंड दीज स्यूडोपोडियाज आर फॉर्म ड्यू टू साइक्लोसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक या फिर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसको आप बोलते हैं। तो अंदर में जो कंटेंट है प्रोटोप्लाज्म वो स्ट्रीम कर रहा है, उसके कारण ये आपके फॉल स्पीड्स या स्यूडोपोडिया डेवलप होते हैं, जो कि हेल्प करता है अमीबा टाइप ऑर्गेनिज्म को मूव करने में, या फिर ये मैक्रोफेजेस या ल्यूकोसाइट्स में, जो कि मूवमेंट को कर रहा है। तो कहने का मतलब है इनका बेसिक जो कॉज है या जो सपोर्ट बेस है, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अमीबॉयड मूवमेंट में किस तरह का प्रोटीन इस्तेमाल होता है। सो दीज साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट, दे आर इन्वॉल्वड इन अमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अमीबा टाइप। ठीक है। उसी तरह सेल्स दूसरा तरह का मूवमेंट शो करते हैं विच इज कॉल्ड सीलियरी टाइप। तो ये जहां जहां सीलिया मौजूद होगा, सीलिएटेड एपिथेलियम मौजूद होगा, वहां पे इस टाइप ऑफ मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके जो सीलिया है, सरफेस स्ट्रक्चर्स, वो कोऑर्डिनेटली मूव करें। ठीक है, जैसे कि ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में उसका रोल क्या है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहेगा उसको रिमूव कर सकता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे उसको रिमूव करेंगे, जो कि हम सांस लेने के प्रक्रिया में हम लोग उसको अंदर लेते हैं, उसको क्या करता है, वो रिमूव करता है। ठीक है। और दूसरा क्या फंक्शन है सीलियरी मूवमेंट का, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गेमेट्स का जो मूवमेंट है, ये जो पैसेज ऑफ ओवा है, हाँ, जो एग मूव कर रहा है, that is also brought about by ciliary movement. So these are important questions. आपसे पूछेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट किस तरह का मूवमेंट ऑब्जर्व करे, ट्रैकिया में किस तरह का मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज द मस्क्यूलर टाइप। तो मस्क्यूलर में जैसे हमारे लिम्स हो गए, जॉज हो गया, टंग हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मसल्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो होंगे वो यूज होगा लोकोमोशन में या फिर किसी मूवमेंट्स में। ठीक है, एक ही जगह खड़े होकर आप मूव कर रहे हो। तो मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आपको मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल्स, स्केलेटल फ्रेमवर्क एज वेल एज नर्वस सिस्टम। तो तीनों चीज चाहिए यहाँ पे, तीन तरह के सिस्टम्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम भी एम्प्लॉय हो रहा है, स्केलेटल सिस्टम भी एम्प्लॉय हो रहा है, और नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था मसल। सो मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ये आपसे पूछा जाएगा कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म। तो यू हैव द आंसर, मसल इज मेसोडर्मल। ठीक है। 40 से 50% जो बॉडी का वेट होता है ह्यूमन एडल्ट का, वो मसल्स कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एक साइट हो सकता है, ये हम लोग देखे थे, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब इलास्टिक का मतलब एक जगह उसको आप फोर्स से खींचे और फिर छोड़ दिए तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की क्षमता को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सो मसल्स दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे कि उनके लोकेशन के आधार पे, अपीयरेंस के आधार पे, और फिर वो किस तरीके से रेगुलेट हो पा रहे हैं उनकी एक्टिविटीज, तो उसी आधार पे हम लोग सबसे पहले होता है स्केलेटल। तो स्केलेटल मसल्स नाम से पता चल रहा है कि इनका जो एसोसिएशन होगा वो स्केलेटल मतलब हड्डी वाले ढांचे से होगा। ठीक है, स्केलेटल कंपोनेंट से जो एसोसिएटेड है उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। अब इनको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस आपको दिखता है, इसलिए इनको स्ट्राइप्ड मसल्स या स्ट्राइएशंस मसल्स बोलेंगे। अब ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, तो हम इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना बॉडी पॉस्चर चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो दीज आर वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल्स की जिम्मेदारी है। उसी तरह विसिरल मसल्स या इनर कंपोनेंट जो मसल्स होते हैं, जो कि शरीर के अंदर के जो वॉल्स है, जैसे कि विसिरल ऑर्गन्स हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव, वहां मिलता है। कहने का मतलब वहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रह पाएगा। ठीक है, so their activities are not under our control, so they are involuntary muscles। ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
जो शरीर के अंदर काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट्री कनाल में तो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गेमेट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, दीज आर इनवॉलंटरी एक्ट, तो इनवॉलंटरी मसल्स इसको बोलते हैं। प्लस जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको जो स्केलेटल मसल्स में जो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस दिखता था वो नहीं दिखेगा, so they do not exhibit any striation, स्मूथ लगेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल। तो बस 2-3 पॉइंट ही आपको याद रखना है यहाँ पे, स्ट्राइप्स है कि नहीं है, वॉलंटरी है कि नहीं है, कहाँ पाया जाता है और क्या फंक्शन कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स हो गए, विस्सेरल मसल्स हो गए। थर्ड है कार्डियक मसल्स, नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक मतलब ये हार्ट का मसल्स होगा, ठीक है। तो मेनी कार्डियक मसल्स दे असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल, ठीक है। अब इनमें भी स्ट्राइशंस दिखता है, स्ट्राइप्स दिखते हैं, इसलिए ये भी ये स्ट्राइटेड मसल्स, और इन पे भी हमारा कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, दे आर इनवॉलंटरी, ठीक है। तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कॉन्शियस बिहेवियर के जरिए हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के मसल्स हो गए आपके पास। अब हम लोग समझेंगे कि एक मसल फाइबर एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज होता कैसा है। So let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हो फिगर 20.1 में। इट शोज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल शोइंग मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मसल्स हैं हमारे बॉडी में, इसमें बहुत सारे फैसिकल्स या मसल बंडल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड दीज फैसिकल्स और मसल बंडल्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं फासिया। ये फासिया है क्या, फासिया कोलाजन बेस्ड कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो कि इस ये सब बंडल्स को कलेक्ट करके या फिर एक जगह बांध के रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक बंडल में आप देख रहे हो कि मसल फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर मसल सेल्स ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलिम्मा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोलिम्मा। और जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा उसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि दिस इज अ सिंसिशियल स्ट्रक्चर। सिंसिशियल का मतलब आपको बताया गया था, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो कहने का मतलब सार्कोप्लाज्म में आपको बहुत न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इसीलिए सिंसिशियल। अब इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको बताया गया। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछते हैं। अब समझना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एक मसल फाइबर, वो है प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म। पैरेलल अरेंज्ड, आप इमेजिन कीजिए कि पैरेलल फिलामेंट है, रॉड टाइप स्ट्रक्चर जो कि अरेंज है, और ऐसे पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंट्स को हम लोग मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है। तो जब आप ध्यान से मायोफाइब्रिल्स को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें ऑल्टरनेट डार्क या लाइट बैंड्स दिख रहे हैं। और डिटेल्ड एनालिसिस से क्या पता चलता है, ये जो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स का, this is because of the distributive pattern of two types of protein। दो प्रोटीन के कारण वैसा आपको दिख रहा है स्ट्राइप्स, धारियां। एक है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एम ए याद रख सकते हैं, एम। तो एक्टिन एंड मायोसिन, दीज आर द टू प्रोटीन्स which are responsible for a striped appearance of a muscle fiber। so जो लाइट बैंड्स होते हैं दे कंटेन एक्टिन, ठीक है। तो ये लाइट बैंड, ठीक है। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड, ठीक है। तो इसको हम लोग आई या लाइट बैंड या फिर एक्टिव बैंड कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरह जो डार्क बैंड है आपका, ठीक है, दे आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, एनाइसोट्रोपिक, एंड दे कंटेन मायोसिन। तो ये आपको याद रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन पूछते हैं क्योंकि स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज करता है। तो आपको बेसिकली ये एक मॉडल मिल गया जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। आप सिंपल याद रखो अली,
ठीक है। अली, अली का मतलब होता है एक्टिन, लाइट बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। अब इसके अलावा जो दूसरे हैं, आपको पता है कि एक्टिन है तो दूसरा प्रोटीन मायोसिन है, ठीक है, वो लाइट, एक लाइट है तो दूसरा डार्क होगा, ठीक है। और उसके बाद ये आइसोट्रोपिक है तो एन आइसोट्रोपिक होगा। तो यू कैन इजिली कैलकुलेट। तो हम लोग एक मेमोरी मैप स्टार्ट रखते हैं जिससे कि हमको कंफ्यूजन ना हो। हम कंफ्यूजन होगा भी तो हम अली याद रख के हम एलिमिनेट कर लेंगे। So these light bands contain actin called I band or isotropic band, whereas the dark band A band or anisotropic band contains myosin. And both these proteins, actin and myosin, they are arranged as rod-like structures जो हम आपको भी बता दें, ठीक है। And these rod-like structures आप imagine कीजिए कि आपने उसको parallelly रखा हुआ है, ठीक है। So parallel to each other and to the longitudinal axis of the myofibrils. This is very important क्योंकि पूछ सकते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में कि इनका अरेंजमेंट है कैसा। तो एक दूसरे के बनिस्बत को क्या है, पैरेलल है। और longitudinal axis of the myofibrils, ठीक है। So they are parallel to each other and they are parallel to longitudinal axis of the myofibrils. तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे छुपा हुआ है। नेक्स्ट, एक्टिन फिलामेंट्स जो है दे आर लाइट, ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा। तो दे आर थिनर, लाइट का मतलब थिनर, ठीक है। सो दे आर थिनर एज कंपेयर टू दी मायोसिन फिलामेंट्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज थिन फिलामेंट। अब इसको थिन बोलेंगे तो दूसरा को हम थिक फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब आप आइसोट्रोपिक बैंड की बात बोल रहे हैं, एक्टिन बैंड की बात बोल रहे हैं, तो इन द सेंटर ऑफ ईच ऑफ दीज एक्टिन बैंड देयर इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन, जो कि उसको बाइसेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड है, और लाइट बैंड के बीच में आपको एक लाइन दिख रहा है, ये लाइन। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। अब इसी तरह आपको दो जेड लाइन आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए, दो जेड लाइन, ठीक है, ठीक है। यही डिस्टेंस हम लोगों का फंक्शनल यूनिट कहलाएगा, ठीक है। तो द थिन फिलामेंट्स दे आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन, and the thick filaments in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called the M line. So the A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibrils. आप देख रहे हैं, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड, इस टाइप, ठीक है। So the portion of the myofibril between two successive Z lines is considered as the functional unit of contraction, और उसी को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यही आपका सार्कोमियर कहलाएगा, ठीक है। तो जब मान लेते हैं ये रेस्टिंग स्टेट पे है, so the edges of thin filaments of either side of the thick filaments will partially overlap the free ends of the thick filaments, leaving the central part of the thick filaments खाली रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रेस्टिंग स्टेज में क्या है, ये आपका लाइट बैंड हो गया, ये आपका जेड लाइन है, ठीक है, और ये आपका दूसरा जेड लाइन है, ठीक है, और ये आपका फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ओवरलैप है वो पूरी तरह नहीं है आपका, ठीक है, ओवरलैप नहीं है, जैसे यहाँ पे जगह खाली है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या होगा, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे इस टाइप से, मतलब फुल्ली ओवरलैप हो जाएगा, जैसा कि कल हम लोग देखे थे। ये जो ओवरलैप नहीं हो रहा है, खाली जगह है, उसको हम लोग एच जोन कहते हैं। So this central part of the thick filament, which is not overlapped by thin filament, is called the H zone. Very important, H zone. और ये H zone क्या होगा, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो थिक और थिन जो है वो पूरी तरह से ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन सार्कोमियर के बारे में पूछा जाता है, एच जोन के बारे में पूछ सकते हैं, जेड लाइन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इनका स्ट्रक्चर समझिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये हर एक जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन जिसको हम लोग थिन फिलामेंट बोल रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू एफ फिलामेंटस एक्टिन्स हेलिकली वुंड टू ईच अदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम है आपका, ठीक है, यहाँ पे हेलिकल वुंडिंग है। तो दीज आर एफ एक्टिन फिलामेंट्स एक्टिन, और ये आप देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे पे हेलिकली वुंड। तो ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमेरिक प्रोटीन, ठीक है, और ये किसका पॉलीमर है, तो दिस इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, ठीक है। तो मोनोमर यूनिट क्या हो गया, एफ एक्टिन का मोनोमर हो गया जी एक्टिन, जी का मतलब ग्लोब्यूलर है, ये मोनोमरिक यूनिट है जी एक्टिन, और इसका पॉलीमर क्या बना, एफ एक्टिन, और ये क्या है, हेलिकली बॉन्ड। नाउ
Two filaments of another protein called tropomyosin also run close to F actin through its length. अब यहाँ पे देख सकते हैं ये रस्सी टाइप का स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज्ड है with F actin, तो इसको हम लोग बोलते हैं tropomyosin. And a complex protein called troponin is distributed at regular intervals on the tropomyosin. अब ये tropomyosin पे आपको कहीं कहीं रेगुलर इंटरवल देखिए, ये आपका जो डिस्टेंस है वो रेगुलर है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस, और आपको ये प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा कहाँ, ट्रोपोमायोसिस पे. तो सबसे पहले आपको यहाँ मेमोरी मैप क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना जी एक्टिन मोनोमर है, उससे बना एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन हेलिकली वुंड हुआ, इसके पैरेलली अरेंज है ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन के लेंथ पे आपको ट्रोपोनिन मिलेगा रेगुलर इंटरवल, ठीक है. सो इन द रेस्टिंग स्टेज पे जब आपका फाइब्रिल रहता है, सो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ट्रोपोनिन है, ये जो ट्रोपोनिन है, इट विल मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन साइट, ठीक है. तो ये जो एक्टिव साइट है उस पे वो क्या बोलेंगे, उसको मास्क कर रहा है, मतलब उसको बंद करके रखे हुए है एक्टिव बाइंडिंग साइट, ठीक है, ताकि एक्टिन और मायोसिन के बीच में इंटरेक्शन ना हो, ठीक है. तो इट मास्क. अब यहाँ पे आपको एक दूसरा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है विच इज मायोसिन मोनोमर, ठीक है. सो ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, जैसे एक्टिन पॉलीमराइज्ड प्रोटीन था उसी तरह मायोसिन भी है, वो भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन. यहाँ जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीरोमायोसिन, ठीक है. तो ये आपका मोनोमर है मीरोमायोसिन. So these मीरोमायोसिन्स will constitute thick filament और मायोसिन फिलामेंट. अब यहाँ पे आप देखो मीरोमायोसिन के दो पार्ट हो सकते हैं, एक आपका ग्लोब्यूलर हेड रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका, और एक शॉर्ट आर्म आपको दिख रहा है, ये शॉर्ट आर्म पार्ट, और एक टेल पार्ट दिख रहा है, ठीक है, सांप टाइप का स्ट्रक्चर. तो जो ग्लोब्यूलर हेड है, हाँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेवी मीरोमायोसिन, HMM. और जो ये टेल वाला पार्ट जो है आपका शॉर्ट आर्म टेल वाला, उसको हम लोग बोलेंगे लाइट मीरोमायोसिन, क्योंकि वो हल्का, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जो हेवी मीरोमायोसिन का पार्ट है, ये जो हेड और क्रॉस आर्म जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, ये वाला पार्ट पूरा, तो दिस इज HMM, हेवी मीरोमायोसिन, एंड दिस इज लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेड जो है इस आर्क के जरिए प्रोजेक्टेड आउट है, ठीक है, और इस जो प्रोजेक्शंस को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म, ठीक है. तो यहाँ पे जो हेड है आपका, यहाँ पे हेड पे आपको मिलेगा एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट्स आपको दिख रहा है, ठीक है. तो दिस ग्लोब्यूलर हेड पीस ऑफ हेवी मीरोमाइसिन इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम, ये एक तरह का एंजाइम है, एटीपीएज एंजाइम. और यहाँ पे आपको बाइंडिंग साइट्स किसका मिलेगा, यू विल हैव बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड यू विल हैव बाइंडिंग साइट्स फॉर एक्टिन. एक्टिन यहाँ आके बाइंड करेगा, ठीक है. तो कहने का मतलब है दिस हेड पीस इज इंपॉर्टेंट, ग्लोब्यूलर हेड, ठीक है. अब आपको कल हम लोग यही डिस्कस किए थे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. एक बार जब आप स्ट्रक्चर जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है. सो दिस मैकेनिज्म वाज इज रेफर टू एज स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी का मतलब क्या है, ये जो मसल फाइबर है आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर थिन फिलामेंट्स जो है, एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो थिक फिलामेंट यानी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाए, ठीक है. तो कहने का मतलब लाइट फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है. ये है आपका बेसिक वन लाइन प्रिंसिपल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो थियरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. क्योंकि वहां फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं इसलिए स्लाइडिंग फिलामेंट कहा गया है. अब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल है वो कहाँ से मिलेगा, दिस सिग्नल इज गिवन इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय दिस मोटर न्यूरॉन. और ये मोटर न्यूरॉन है क्या बेसिकली, तो ये जो आपके मसल फाइबर्स हैं जो कि मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं, ये एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम लोग मोटर यूनिट बोलते हैं. और जो मोटर न्यूरॉन है और जो सार्कोलेम्मा जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसको हम लोग मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है. तो अब होता क्या है, नर्वस सिग्नल जो आया वो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आया, और यहाँ पे आके वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा. ये एसिटाइल कोलिन
क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। और ये एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे मसल फाइबर में फैल जाएगा। जैसे जैसे वो मसल फाइबर में फैलेगा तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे। धीरे धीरे कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ क्या होगा, कैल्शियम जो है इट विल बाइंड विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन का काम क्या था, मास्क करना, ठीक है। सो दीज कैल्शियम आयंस विल बाइंड टू द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, और क्या है वहां पे जो उसकी मास्किंग एक्टिविटी है उसको हटा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस में आपका एनर्जी यूटिलाइज होगा एटीपी का, ठीक है। एटीपी विल बी ब्रोकन डाउन, और जो मायोसिन हेड है वो क्या होगा, इट विल फाइंड कहाँ, जो एक्टिव साइट एक्सपोज्ड हुआ था, क्योंकि अनमास्क हो गया था वो कैल्शियम आयन के बढ़ने के कारण। तो ये क्या है, एक्टिन और मायोसिन जो है अब जाके कांटेक्ट में आ गए। तो कांटेक्ट में आ गए तो आपको दिखेगा कि एक क्रॉस ब्रिज बन गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस, ठीक है। अब इस क्रॉस ब्रिज बनने के कारण क्या होगा, वो एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। सो इट विल पुल द अटैच्ड फिलामेंट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड। ये टर्म याद रखना है आपको। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद वो कैसे खींच रहा है एक्टिन फिलामेंट को, ए बैंड की तरफ। और जो जेड लाइन है वो क्या होगा, अंदर की तरफ खींचेगा। इसका मतलब दो जेड लाइन के बीच की दूरी को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। तो सार्कोमियर जेड लाइन आपस में क्लोज आ रहा है, मतलब सार्कोमियर छोटा हो रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है आई बैंड जो होते हैं वो घट जाते हैं, लेकिन ए बैंड अपना लेंथ रिटेन करता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, आई बैंड्स गेट रिड्यूस, ए बैंड्स रिटेन लेंथ, जेड लाइन की जो डिस्टेंसेस है वो घट जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि मायोसिन जो है वो एटीपी और पीआई रिलीज करेगा और वापस अपने रिलैक्स स्टेट पे आएगा। फिर से एटीपी, नया एटीपी बाइंड करेगा, और उस नए एटीपी को बाइंड करते ही आपका ये जो क्रॉस ब्रिज है ये टूट जाएगा, ठीक है। सो एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और उसका ब्रेकेज चलता रहता है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो एक जगह क्रॉस ब्रिज बन रहा है, एक जगह क्रॉस ब्रिज टूट रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस हो रही है, ब्रिज बन रहा है, फिर यहाँ पे, तो ये आपका प्रक्रिया चलता रहेगा। और यहाँ पे अब आप देखिए कि किस तरीके से स्लाइडिंग फिलामेंट में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकेज के कारण स्लाइडिंग होती रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिलैक्स स्टेट में ये आपका जेड लाइन है, जेड लाइन, जेड लाइन, और ये आपका एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, और ये एच जोन आपका दिख रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देखिए एच जोन छोटा हो गया, ठीक है, और जेड लाइन की दूरी भी घट गई, ठीक है। कहने का मतलब आई बैंड रिड्यूस हो गया, बट ए बैंड अपना लेंथ मेंटेन रखता है। और जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट रहता है देखिए एच एच जोन जो है टोटली हट गया, नहीं दिख रहा है, ठीक है। जेड डिस्टेंस जो है जेड लाइन के बीच की दूरी पूरी घट गई, आई बैंड कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये स्लाइडिंग होता है, और इसके कारण क्या होगा कि आपका जो कैल्शियम आयंस है दे विल बी पुश्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब कैल्शियम आयन हटेंगे तो मास्किंग इफेक्ट वापस आ जाएगा एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जेड लाइन वापस अपनी अपनी जगह पे चल जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो कहने का मतलब है ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो रिएक्शन टाइम है अलग अलग फाइबर में अलग अलग होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब रिपीटेड एक्टिवेशन करते हैं मसल फाइबर्स का तो लैक्टिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है, और जो सबस्ट्रेट है ग्लाइकोजन उसका एनाएरोबिक ब्रेक डाउन हो रहा है। इसके मतलब कि लैक्टिक एसिड बढ़ गया, लैक्टिक एसिड सिस्टम में बढ़ गया मतलब फटीग हो गया। अब मसल में एक तरह का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है जिसको लोग मायोग्लोबिन बोलते हैं, एंड दिस इज रेड कलर पिगमेंट। तो कुछ फाइबर्स में इनका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा, वो लाल कलर के दिखेंगे, तो उन फाइबर्स को हम लोग रेड फाइबर्स बोलते हैं। अब चूंकि उनमें मायोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा है मतलब उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, और ऑक्सीजन का स्टोरेज ज्यादा है मतलब वहाँ एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसलिए ऐसे मसल फाइबर्स को हम लोग एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। On the other hand, there are also muscle fibers which have relatively lower content of myoglobin. तो वो व्हाइट दिखेंगे तो उनको व्हाइट फाइबर्स बोलेंगे, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, ठीक है। लेकिन उनमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो ज्यादा होता है, ये ध्यान देना।
अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो एनाएरोबिक कंडीशन है, सो दे विल यूटिलाइज एनाएरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रेड और व्हाइट फाइबर्स का, जो कि आपसे पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब जो दूसरी स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम दे कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स हैं और कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, और इसके कारण ही बॉडी में मूवमेंट होता है, जैसे कि आप खाना खा सकते हो क्योंकि आप अपना जबड़ा हिला सकते हो, आप एक जगह से दूसरे जगह चल सकते हो। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी से सारा जो स्केलेटल पार्ट हट गया और आप सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है, तो आप चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। तो बोथ दीज बोन्स एंड कार्टिलेज दे आर व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो पहला मैं आपको हार्ड मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि उनमें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सॉल्ट की मात्रा देखने को मिलती है। और दूसरा का थोड़ा सा मतलब नॉट सो हार्ड प्लायबल बिकॉज ऑफ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जैसे सॉल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, हाँ, कि बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है बायोकेमिकली। तो एक में कैल्शियम सॉल्ट दिखता है बोन में, दूसरे में कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट दिखता है कार्टिलेज में। टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछे जा सकते हैं आपसे 206 प्लस कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा 5 हाइलाइट कार्टिलेज। अब ये दो तरह में, दो भाग में बटा हुआ है आपका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है। पहला एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें 80 बोन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है आपका वो यहाँ पर आएगा एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, जो तो जैसे कि स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, तो ये हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, सो इट फॉर्म्स दिस एक्सियल स्केलेटन या अस्थि। अब यहाँ पे आप स्कल देखिएगा तो स्कल में दो तरह के बोन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्रेनियल और फेसियल। तो टोटल 22 बोन्स होते हैं स्कल। जो क्रेनियल बोन्स होते हैं वो 8 होते हैं, फेसियल जो होते हैं वो 14 होते हैं। ये जो क्रेनियम होगा ये आपका जो ब्रेन का है प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है, और जो फेसियल रीजन है वहाँ पे 14 बोन्स आपको मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं जैसे स्पिनॉइड बोन हो गया, एथमॉइड बोन हो गया, लक्राइमल बोन हो गया, नाक में आपको नेजल बोन मिल गया, उसके नीचे आपको जाइगोमेटिक बोन मिल रहा है, दांतों के ऊपर मैक्सिला, फिर नीचे मैंडिबल्स है, उसके और नीचे आइएगा तो यू शेप्ड बोन, व्हाइट बोन मिलेगा विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग स्कल में ही रखते हैं। उसके बाद आप इधर आप देखिएगा तो फ्रंटल बोन हो गया, फिर पेराइटल बोन हो गया, टेम्पोरल बोन हो गया, ऑक्साइपिटल हो गया, और ये कॉन्डाइल्स हो गया जो कि वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। उसी तरह जब हम मिडिल ईयर की बात करेंगे, ईयर में जब आएंगे तो वहाँ 3 तरह के बोन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MIS बोलते हैं। दीज आर ईयरोसाइकल्स, मैलियस, इनकस एंड सेल्स। ठीक है, and this skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condyles। तो इसलिए हमारा जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। ठीक है, तो कहने का मतलब स्कल और वर्टिब्रल फ्रेमवर्क जो है वो एक जगह मिल रहा है। ठीक है, तो मिल रहा है तो उस जगह पे आपको ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, तो वर्टिब्रल कॉलम में आपको 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स मिलेंगे, वर्टिब्री जिसको बोलते हैं, एंड दीज आर डॉर्सली प्लेस्ड। ये स्कल के निचले हिस्से से निकलता है और ये मेन फ्रेमवर्क जो आपके बॉडी का ट्रंक है उसका बनाएगा। अब इसके हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक सेंट्रल गड्ढा हॉलो पोर्शन है जहाँ जिसको हम लोग न्यूरल कैनाल बोलते हैं, और ये न्यूरल कैनाल के जरिए ही आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पहले वर्टिब्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? एटलस बोलेंगे, और ये एटलस किसके साथ जाके कंबाइन किया हुआ है? तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, जो कि स्कल के साथ आर्टिकुलेटेड। अब यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में आप देखिए तो ये आपके 5 भागों में बटा हुआ है। पहला आप देखिए सर्विकल वर्टिब्रा विच इज 7 इन नंबर, फिर thoracic वर्टिब्रा 12 इन नंबर, फिर लुम्बार वर्टिब्रा 5 इन नंबर, फिर सेक्टरल एंड कॉक्सिक्स, ये दोनों फ्यूज्ड है और एक एक। ठीक है, और इन्हीं के बीच में आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा है ये 7 है और सारे मैमल्स। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल कैनाल से पास कर रहा है उसको बचा के रखना। ठीक है, और स्कल वाला रीजन को जो सर है, हेड है, उसको सपोर्ट करके रखना। प्लस ये
जो रिब्स है चारों तरफ से, उनके लिए अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो आती है स्टर्नम। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो दिस इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं रिब्स, पट्टी जिसको आप बोलते हो। तो दीज आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक जो है, दीज आर ट्रू रिब्स। व्हाई? बिकॉज दीज आर फ्लैट बोन्स व्हिच आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रली किसके साथ कनेक्टेड है? स्टर्नम के साथ। ठीक है, तो इनमें 2 आर्टिकुलेशन जॉइंटिंग सरफेसेस है, इसलिए इसको बाइसेफेलिक बोलेंगे। ठीक है, तो पहले 7 को हम लोग ट्रू रिब्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये they are attached to the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum through hyaline cartilage। ठीक है, अब उसके बाद 8वां 9वां 10वां आइए। ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है स्टर्नम के साथ, बट इट जॉइंस द 7th वर्टिब्री, सो दे आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब्स इनको बोलते हैं। और लास्ट के जो 11 और 12वां पेयर जो है, 11th और 12th पेयर, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपने हवा में अटका हुआ है। ठीक है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं दिख रहा है। अब ये जो टोटल स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, थोरासिक वर्टिब्री, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? रिब केज। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज याद रखिए। नाउ बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स, चाहे वो पेक्टोरल गर्डल हो या पेल्विक गर्डल हो, इट इज रेफर्ड टू एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। और हर एक लिम्ब में कितने बोन्स है? 30 बोन। जैसे कि आप हाथ का देखिए, 4 लिम्ब देखिए, तो उसमें आपको सबसे पहले कंधे से नीचे जो हड्डी मिलेगी उसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद केहुनी के पास से आप जो 2 हड्डियां निकल रही हैं उसको बोलते हैं रेडियस एंड उल्ना। उसके बाद आपका आइए कार्पल, जो कि रिस्ट बोन्स हो गए 8। उसी तरह मेटाकार्पल्स हो गया, जो पाम बोन्स है, ये 5 नंबर होते हैं। उसके बाद डिजिट्स में उनको फैलेंजेस बोलते हैं, हमारे 14 नंबर। ठीक है, उसी तरह पैर के हिस्से में आप आइएगा तो फेमर हो गया, थाई बोन व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन। और उसके नीचे जाइएगा, घुटने के नीचे तो 2 बोन निकला हुआ, टिबिया एंड फिब्यूला। उसके बाद आपका एंकल बोन आता है, टार्सल्स, वो 7 नंबर है। फिर मेटाटार्सल्स 5 में, फैलेंजेस अगेन डिजिट्स जो है पैरों के, हाँ उंगलियां, वहां पे 14 है। ठीक है, सो दीज आर द बोन्स ऑफ द लेग्स। ठीक है, तो फोरलिम्ब हो गया ऊपरी हिस्सा का, मतलब हाथों का। हाइंड लिम्ब हो गया पैर का। और जो नी है, वहां पे एक बोन है जिसको हम लोग नी कैप बोलते हैं, तो इट इज टेक्निकली कॉल्ड एज पैटिला। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के रूप में, आपका जो कंधा यहाँ पे क्लैविकल और स्कैपुला वाले एरिया में कॉन्जॉइंटेड है। ठीक है, और ये जो हड्डी है ये आपका सिंगुलर हड्डी है, ह्यूमरस है। उसके बाद आइए तो ये दोनों रेडियस अल्ना हो गया, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ठीक है, so these girdles, pectoral and pelvic girdles, they help in articulation of upper and lower limbs। ठीक है, with the axial skeleton। तो पेक्टोरल ऊपर वाले के लिए, पेल्विक नीचे वाले लिम्ब के लिए। So each girdle is formed of 2 halves। Each half of pectoral girdle consists of a clavicle and scapula। अब ये scapula क्या है? तो एक तरह का ट्रायंगुलर एरिया है। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन which is situated in dorsal part of the thorax between the second and seventh ribs। ये याद रखिए, second and seventh ribs ये पूछता है। ठीक है, और ये जो स्कैपुला है, इनमें एक एलिवेटेड रिज लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्पाइन बोलेंगे, और फिर स्पाइन से जो प्रोजेक्शन होता है उसको एक्रोमियन बोलते हैं। और जो क्लैविकल है, इट आर्टिकुलेट्स विद दिस। ठीक है, एक्रोमियन। So below the acromion is a depression which is called the glenoid cavity। और ये glenoid cavity में आपका ह्यूमरस का जो हेड है वो फिट करता है, और इसीलिए उसको शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो आपका ये शोल्डर जॉइंट जहाँ जिस गड्ढे में फिल्ड अप है उसको हम लोग ग्लेनॉइड कैविटी बोले। तो ईच क्लैविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्व्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉलर बोन। ठीक है, तो जहाँ पे आप शर्ट का कॉलर है वहां पे आपका 2 हड्डी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन। उसके बाद जो लोअर लिम्ब की बात आ रही है, हाइंड लिम्ब की बात आ रही है, तो वहाँ जो गर्डल है उसको हम पेल्विक गर्डल बोलेंगे। अभी आप देखिए 2 तरह के बोन्स है आपके, कॉक्सल बोन, और हर एक कॉक्सल बोन में आपको इलियम, प्यूबिस और इस्चियम देखने को मिलेगा। तो देयर आर 3 बोन्स, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। ठीक है,
and at the point of fusion of the above bones there is a cavity called acetabulum. ठीक है, तो इस एसिटाब्यूलम कैविटी में ये जो थाई बोन है आपका फेमर वो आर्टिकुलेट करता है यहाँ पे फिट कर रहा है, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड द एसिटाब्यूलम। अब यहाँ पे आइए तो थाई बोन हो गया फेमर, उसके बाद आइए घुटने का, तो दिस इज कॉल्ड द नी कैप और पैटेला, उसके नीचे आइए तो टिबिया एंड फिब्यूला, और फिर आइए तो एंकल्स, टार्सल्स, उसके बाद पाम एंकल जो बेटा टार्सल हो गया, फिर आपका जो डिजिट्स हो गया थैलेट। So, at the fusion of the above bones is a cavity called acetabulum to which the thigh bone articulate। ठीक है, तो यहाँ पे thigh bone articulate हो रहा है, तो इसी को हम लोग acetabulum बोलेंगे। ठीक है, the two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis, और ये जो pubic symphysis बन रहा है इसमें पूछा जाता है कि किस तरह का कार्टिलेज आपको मिलता है, तो याद रखना है आपको, pubic symphysis में आपको फाइबस कार्टिलेज मिल रहा है, तो दोनों pelvic girdle कहाँ मिल रहा है, pubic symphysis बना रहे हैं। अब आती है बात जॉइंट, तो जॉइंट्स हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, तो लोकोमोशन हो रहा है या किसी भी तरीके का हो रहा है मूवमेंट, ये जॉइंट के कारण हो रहा है, क्योंकि जॉइंट वैसा हिस्सा है जहाँ पे बोन से बोन का कांटेक्ट है या बोन से कार्टिलेज का कांटेक्ट। ठीक है, so these forces generated by muscle carried out movement throughout the joint, and these joints acts as a fulcrum, fulcrum की तरह काम कर रहा है ये जॉइंट। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे मूवमेंट होगा, जैसे आप अपने केहनी को ही देखिए या घुटने को ही देखिए, जैसे जॉइंट्स है बेसिकली, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और जॉइंट्स को हम लोग अलग अलग तरह से नाम दिए हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट का मतलब है जहाँ मूवमेंट अलाउड नहीं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो नाम से पता चल रहा है कि फाइब्रस मतलब यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद है, और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है आपको क्रेनियम में जो सूचर्स बने हैं, जो जॉइंट्स हैं वहां पे मिलता है, तो ये सूचर्स में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है, सो दे आर फाइब्रस जॉइंट। उसी तरह कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब कि बोन कार्टिलेज से जॉइंट टुगेदर है, और वहां पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूवमेंट अलाउड है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ठीक है, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय सिनोवियल जॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिनोवियल कैविटी है जहाँ पे आपको सिनोवियल फ्लूइड मिलता है, और इस फ्लूइड के कारण मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो सिनोवियल जॉइंट्स है, ये प्रोवाइड आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर टू बोन। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिनोवियल कैविटी एंड सिनोवियल फ्लूइड, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 5 तरह का सिनोवियल जॉइंट्स आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच। ठीक है, नी जॉइंट जिसको हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं। फाइबर जॉइंट कहाँ मिलेगा, एटलस और एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ मिलेगा, कार्पल्स के बीच। सैडल जॉइंट कहाँ मिलेगा, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइबर जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सिनोवियल जॉइंट्स जो है 5 टाइप्स के, ये पूछा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। हिंज जॉइंट इज नी जॉइंट, पाइवोट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, gliding joint is present between carpals, and the saddle joint is present between carpal and the metacarpal of the thumb। और लास्ट टॉपिक आता है आपका डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो पहला है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस का मतलब है ये इस तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि बॉडी अपना सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में जो रिकॉग्निशन है उसको लूज कर देता है, उस एबिलिटी को, अपनी चीजें भी पराई लगने लगती है, और वो उसको चूंकि वो नॉन सेल्फ मान रहा है, वो उसको क्या करेगा, अटैक करेगा। सो दिस ऑटो इम्यूनिटी इज बॉडी लूजेस द एबिलिटी बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, तो बॉडी को लगेगा वो मेरा चीज नहीं है, जबकि वो अपना ही चीज है। ठीक है, अपने ही सेल्स को वो सोचेगा कि ये मेरा सेल नहीं है, और वो उस पर अटैक करेगा। ठीक है, सो this will affect the neuromuscular junction or motor and leg,
और उसके कारण फटीग होगी, वीकनिंग होगी और स्केलेटल मसल जो है वो पैरालाइज कर जाता है। ठीक है, मायस्थीनिया ग्रेविस। उसी तरह आती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, मतलब समय के साथ, उम्र के साथ साथ आपका स्केलेटल मसल डिजेनरेट कर रहा है बिकॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो 40 साल के बाद आपको ये सब डिजीजेस देखने को मिलेंगे। टेटनी, टेटनी का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कैल्शियम कम है बॉडी फ्लूइड, तो उसके कारण क्या होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे खींच रहा है। कभी कभी रात को आप सोते होंगे तो आप देखते होंगे कि पैर की नसें खींच रही हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लो सेंसेशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो रैपिड, मतलब लगेगा आपका टांग कोई खींच गया, वाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद होता है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस। दीज आर एज ओल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे जैसे बुढ़ापा छाएगा आर्थराइटिस आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, गाउट आएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इट इज अगेन एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, जहाँ पे आपकी जो बोन मास की जो डेंसिटी है वो घट जाता है। अब बोन का मास घट रहा है मतलब कि स्केलेटल फ्रेमवर्क वीक हो गया, मतलब कि हड्डी कमजोर हो गया, मतलब कि वहां पे फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ गया। ठीक है, तो आप सुने होंगे कि बुढ़ापे में फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस करने से, या स्ट्रेच कर, टांग स्ट्रेच करता है आदमी लोग, तो क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ये कारण क्या है, उम्र के साथ साथ क्या होता है, ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में घटने लगता है। ठीक है, so because of these decreased levels of estrogen and because of increasing age one gets this disease disorder osteoporosis। और लास्टली क्या है, गाउट, गठिया जिसको बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का इन्फ्लामेशन है, जॉइंट्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। बट यहाँ पे कारण क्या है, देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। ठीक है, तो जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं वो अक्यूमुलेट कर जाते हैं। उसके कारण क्या होता है आपका गठिया, या फिर आप उसको बोल सकते हो यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण आपका गाउट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 तरह के आपको पॉइंट मिल गए। myasthenia gravis, which is an autoimmune disorder, muscular dystrophy, which is genetic disorder, tetany because of low calcium ion in the body phase, arthritis, inflammation of joints, gout, inflammation of joints because of accumulation of uric acid crystals, and osteoporosis, which is age-related disorder because of decreased levels of estrogen। क्योंकि बोन का जो मास है, बोन का जो डेंसिटी है, वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपसे क्लिनिकल सिम्टम्स के तौर पे पूछ सकते हैं। जैसे आर्थराइटिस का क्वेश्चन ये लोग कैसे बनाता है, वो बोलेगा पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल एंड जो डॉक्टर उसको चेक कर रहा है वो देखता है कि इट हैज गॉट, द पेशेंट हैज गॉट पेनफुल स्वोलन जॉइंट। ठीक है, पेनफुल स्वोलन जॉइंट। ठीक है, ये सिम्टम्स, कभी कभार सिम्टम्स वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं जो कि पेपर को इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट बनाता है। ठीक है, पेनफुल जॉइंट्स हो गया। उसके बाद स्टिफ जॉइंट, मतलब जॉइंट्स जो है स्टिफ है, वो वहां पे मूवमेंट आपको शो नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, या फिर डिफॉर्मिटीज हो गए, इस जॉइंट्स में आपका डिफॉर्मिटी हो गया, तो दीज आर सिम्टम्स, जॉइंट डिफॉर्मिटीज बोलते हैं इसको। ठीक है, और सुबह के समय में ये पेन काफी होता है, तो मॉर्निंग पेन। ठीक है, तो पेशेंट बोलेगा जैसे हम बेड से उठे तो हम उठ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ मॉर्निंग पेन, मॉर्निंग जॉइंट पेन। ठीक है, और जैसे जैसे वापस आप जब दिन की प्रक्रिया में लग जाते हो तो पेन सबसाइड कर जाता है। तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे सिम्टम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हिंट दे देंगे जो कि एनसीईआरटी से रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो इतना हिंट दिया हुआ है, और आप आसानी से इसको बना सकते हो। बट ज्यादातर क्वेश्चन ये लोग क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, ये था, ये चैप्टर था रिवीजन। अब हम लोग कल देखेंगे 21st चैप्टर जो कि, ठीक है।
समझ में आई बात?